अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। इसराइल और गज़ा की जो जंग है उसकी मज़ीद कशीदगी उसमें बढ़ना, स्पेशली ईरान के साथ इसराइल की जो कशीदगी है उसका बहुत हाई अलर्ट पर होना और इस्माइल हानिया की असैसिनेशन के बाद इसराइल की तरफ से ये अंदेशा कि वो कोई बहुत बड़ा मेजर जवाब दे देगा इसराइल को, बिकॉज़ ईरान के पास अपने आर्सेनल्स की या कैपेबिलिटीज़ की तो कोई कमी नहीं है। अगर वो रुका हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि अगर वो एक बड़ा जवाब देता है इसराइल को और एक खातिर ख़्वाह नुकसान पहुंचा देता है इसराइल को, और उसकी जो स्टेटस को पावर पोजीशन इस वक्त वो समझ रहा है इसराइल की मेरी यहाँ पे कायम है मिडल ईस्ट के बीचों बीच, वो अगर डैमेज हो जाती है बुरी तरह से, और ईरान इसका बिल्कुल केपेबल है ऐसे करने में, लेकिन वो रुका हुआ इसीलिए है क्योंकि अगर वो ऐसा जवाब देता है तो उसके बदले में दोबारा से यूएस और उसके तमाम जो एलाइज़ हैं, इसराइल के तमाम एलाइज़ हैं, वो मिलकर इस जंग में कूद पड़ेंगे और एक बहुत बड़ा वॉर सिनेरियो बन जाएगा जो एक वर्ल्ड वॉर की तरह का हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए, इससे बचने के लिए जो है ईरान जो है वो बड़ी रिस्ट्रेंट से काम ले रहा है, बड़े सब्र तहम्मुल से काम ले रहा है, और आप देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से ऐसा बड़ा जवाब नहीं आया। बिकॉज़ आपको पता है कि अप्रैल के महीने में भी जब इसराइल ने एक असैसिनेशन अटैम्प्ट जो किया था सीरिया के अंदर और 2-3 इनके मेजर मिलिट्री लीडर्स को असैसिनेट कर दिया था, तब ईरान ने एक बहुत भरपूर जवाब दिया था और एक ही रात के अंदर उसने 300 मिसाइल उस वक्त दाग दिए थे इसराइल के अंदर। लेकिन उसमें यह हुआ कि उन्होंने इतनी प्रिसिजन से वो टारगेटिंग की कि किसी जानी नुकसान वहाँ पर नहीं हो पाया। इवन उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, और उनमें से बहुत सारे जो मिसाइल्स थे वो इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम या इस तरह के, और अगर उनके पास कुछ हैं तो उन्होंने उनको इंटरसेप्ट भी कर दिया था। और ये जो इंटरसेप्शन हुई थी उसकी वजह से जो आयरन डोम की कैपेबिलिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि एक आयरन डोम के अंदर जो इंटरसेप्ट करने वाला मिसाइल है वो भी कोई सस्ता नहीं, और वो का बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो मिसाइल्स होते हैं, और अगर वो स्टॉक पाइल एक दफ़ा 300 मिसाइल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल हो गया तो फिर उसको रिप्लेनिश करना, उसको दोबारा से अपने फुल उसके ऊपर लेकर आना, वो भी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो ये स्टेप 1 में जो ईरान ने इनके साथ कर दिया है अप्रैल के महीने में, वही इनके लिए बहुत बड़ा लेसन भी है और उनकी कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म भी, डैमेज भी कर चुका है। सो अब क्या हो रहा है कि जॉर्डन के आपके साथ न्यूज़ में शेयर कर रही हूँ कि जॉर्डन टॉप डिप्लोमेट मेक्स रेयर विजिट टू ईरान एज फियर ऑफ अ वाइडर रीजनल वॉर सोर्स। यानी कि ये जो जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर हैं एमन सफ़दी, वो यहाँ पहुँचे हैं ईरान में, और अली बगीरी कानी जो कि एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है, और मैं आपको याद करा दूँ कि जो प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें उनकी भी एक तरह से कह सकते हैं असैसिनेशन हो गई थी, उसी एयरक्राफ्ट में उनका फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल रहमान उनका नाम इस तरह से था उनका नाम, उनको भी असैसिनेशन उनकी भी हो गई थी। और अब जो फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त काम करे वो एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर हैं, और अब जो नया प्राइम मिनिस्टर उनका इलेक्ट हो गया है, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है, वो अब एक नई कैबिनेट और अपना नए फॉरेन मिनिस्टर अभी वो तैनात करवाएंगे। तो बहरहाल इस वक्त ये फॉरेन मिनिस्टर जो है सफ़दी इधर पहुँचे हैं और ये सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश करें और ईरान को ये मैसेज देने की कि किसी भी ऐसा जवाब मत देना जिससे पूरे रीजन जो है वो उसमें आग के शोले फैल जाएं, और वो रीजन में ज़ाहिर है जॉर्डन तो सबसे पहला फर्स्ट डोर नेबर है इसराइल का और फ़लस्तीन का, और कस्टोडियन है वो जेरूसलम का, अल कुद्स शरीफ का कस्टोडियन अपने आप को वो कहता है। तो सबसे ज़्यादा करीबी यानी किसके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा वो तो जॉर्डन पे आ सकता है, और डेफिनेटली तमाम रीजन ही, इवन सऊदी अरब और जॉर्डन दोनों ने ही ये भी मैसेज भेज दिया है ईरान को कि अगर आप कोई बहुत बड़ा रिटेलिएटरी किस्म का जवाब देते हो, हमला करते हो, तो उस सूरत में आपने ना जॉर्डन की
एयर स्पेस को यूज़ करना है, ना सऊदी अरब की एयर स्पेस को यूज़ करना है। क्यों? इसलिए कि ये ममालिक जो हैं इनकी अभी ताल्लुकात अच्छे हैं, यानी डॉकिंग टर्म्स में ये हैं यूएस के साथ और उनके तमाम एलाइज़ के साथ, तो वो ये नहीं चाहते कि ये वाली चीज़ जो है वो भी इनसे छिन जाए और फिर वो किसी पोजीशन में ही ना रहे कि वो पीस सीज़ फायर की बात कर, जैसे अभी वो कर रहे हैं, पीस टॉक्स की जो बात वो करते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन की वो बात करते हैं। अगर एक होल स्केल वॉर शुरू हो जाती है जिसमें जॉर्डन और सऊदी अरब और इजिप्ट इनको भी दुश्मन डिक्लेयर कर देता है यूएस, तो फिर क्या होता है कि फिर मतलब एक तबाही का, एक मुकम्मल तबाही का एक सीन बन जाता है जिसमें कोई भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा सही तरीके से। और भी कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा है कि ईरान जो है वो अपने लिमिट करे अपने उस डैमेज को, अगर वो रिटेलिएशन करता है इसराइल के ख़िलाफ़, तो जो भी डैमेज वो पहुंचाएगा इसराइल को उसको लिमिट करे। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक गेस्ट को असैसिनेट किया है इसराइल ने तेहरान के अंदर, तो वो भी किसी एक बंदे को टारगेट कर ले, यानी कि एक लिमिटेड डैमेज वो दे इसराइल को, जिससे ये साबित हो रहा हो कि ईरान ने अपने उस चीज़ का जनरल जो हानियाँ हैं उनकी खून का बदला लिया। ये ना उससे पता चले कि ईरान ने एक फुल फ्लैज अटैक कंट्री टू कंट्री कर दिया इसराइल के ऊपर। सो ये चीज़ हो रही है। इस तरह यूएस के ये एंटनी ब्लिंकन की न्यूज़ है कि उसने बोला है कि यूएस हैज़ कम्युनिकेटेड नीड टू नॉट एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट टू ईरान एंड इसराइल। दोनों को मैसेज दिया है ब्लिंकन ने। एक तरफ तो उनके सारे हथकंडे, उनके सारे तरीक़ेकार इस तरफ पॉइंट करते हैं कि ये सब लोग चाह रहे हैं कि एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, पूरा रीजन उसमें इन्वॉल्व हो जाए, पूरा मिडल ईस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ से उनके मैसेजेस ये हैं कि कुछ दिन पहले बाइडन ने फ़ोन पे नेतन्याहू को कहा था कि अपनी बुलशिट ख़त्म कर दो, ये वर्ड्स उसने यूज़ किए थे। और अब ब्लिंकन ने भी कहा है कि एस्केलेट मत करो कॉन्फ्लिक्ट को। इसकी वजह ये हो सकती है कि जहाँ पर उन्हें पता है कि अगर एक बड़ा वॉर शुरू हो जाती है तो हमारे पास इतना न्यूक्लियर आर्सेनल है, हमारे पास इतने मिसाइल हैं, इतने फाइटर जेट्स हैं, इतना हमारे पास नेवी है कि हम मिडल ईस्ट में पहुंचकर इन तमाम मुल्कों को दोबारा से एक दफ़ा खाको खून में मतलब घसीट सकते हैं और उनको तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनको ये भी पता है कि इस वक्त टर्की के पास, सऊदी अरब के पास और दीगर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर है। ये वो वाले कंट्रीज़ नहीं हैं जब इसराइल वजूद में आया था और उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश की और इसराइल के पास इतना पावर था कि उसने तमाम मुल्कों की जो मिलिट्री उसको वाइप और ऑफ कर दिया था। अब इस वक्त सऊदी अरब ने एक मासिव फाइटर जेट्स और मैसिव उसने आर्सेनल इकट्ठा किया हुआ है। इसी तरह इजिप्ट के पास बहुत सारी मिलिट्री है, तमाम जो ये अरब स्टेट्स हैं उनके पास, टर्की के पास, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए भी ये लोग डर रहे हैं कि अगर हमने सब कुछ मिडल ईस्ट के ऊपर किया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस दफ़ा ये अपने जहाज़ जो हैं उनका रुख यूरोप की तरफ कर दे, या ये अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनका रुख यूएस की तरफ कर दे। तो इस चीज़ से ज़ाहिर डर तो है, बिकॉज़ एक हद होती है कि आप कितना दबाओगे। जबकि ये बार बार ये तमाम मुल्क कह रहे हैं कि यार ना करो, आप सीज़ फायर की तरफ आ जाओ, आप इस वॉर को ख़त्म कर दो और किसी जस्ट और बेहतर नतीजे के ऊपर आ जाओ, लेकिन ऐसा भी वो नहीं कर रहे। सो कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखते हैं। ईरान ने रशिया से कहा है कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो तुम्हारे पास है वो S-300 और ये आयरन डोम टाइप की चीज़ें, ये अब हमें भी दे दो, बिकॉज़ हमें भी ये ख़तरा है कि हम पे एक फुल फ्लैज अटैक यूएस की तरफ से या इसराइल की तरफ से तो नहीं हो जाएगा। तो हमारे भी बहुत ज़्यादा जो इनका आर्सेनल एंड इनके मिलिट्री डिपोज़ हैं, मतलब बेशुमार ईरान के पास इस वक्त फाइटर जेट्स, मिसाइल, स्टॉक पाइल ऑफ एमुनिशन बेशुमार है। तो उस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका न्यूक्लियर प्लांट्स जो वो डेवलप करें, वो फैसिलिटीज़ भी कई काफ़ी जगहों पर है। उन सब को कैसे डिफेंड करेंगे वो, अगर वेस्ट की तरफ से एक अटैक हो जाता है तो उसके लिए ईरान ने कह दिया रशिया से कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम मुझे दो। सो अब एक और देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान announces intention to supply arms to Iran at OIC meeting report।
ये रिपोर्ट आई है। यानी ये कल की आप समझ लें रिपोर्ट है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए। OIC से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है उनसे रिक्वेस्ट किया, और उनकी रिक्वेस्ट के नतीजे में सऊदी अरब रियाद जो उनका सिटी है वहाँ पर ये कल मीटिंग होल्ड हुई है। और इस मीटिंग में पाकिस्तान और ईरान दोनों वहाँ पे मौजूद थे। मीटिंग हुई है रियाद के अंदर। उसमें पाकिस्तान ने इस बात का इंदिया किया कि पाकिस्तान प्लान्स टू सप्लाई ईरान विद शाहीन 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। यानी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होते हैं जिनमें वॉरहेड न्यूक्लियर वॉरहेड लगने का मतलब कैपेसिटी होती है। तो पाकिस्तान मतलब लुक एट दिस, मैंने आपको जो पिछली जितनी भी पॉडकास्ट इस सिलसिले में एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये जो की हैं उसमें मैं आपको बताती रही हूँ कि कोई भी कंट्री जो है वो इस सारी सिचुएशन से अपने आप को अलग नहीं रख सकता। आपका एक नेबरहुड है, आपका एक अलायंस है कंट्रीज़ के साथ, आपकी एक हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है इस सारे रीजन में, इस सारे लाइक मिडल ईस्ट के साथ, ईरान के साथ आपकी एक बहुत गहरी रिलेशनशिप है। तो आप इस सारी को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि ईरान तक जंग आ जाएगी, सऊदी अरब तक जंग आ जाएगी, जॉर्डन तक जंग आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान बचा रहेगा? ऐसा नहीं होता। सो बहरहाल पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मूव किया, बड़ा मेजर मूव है ये कि उसने ये कह दिया कि वो ईरान को शाहीन 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स देगा, और स्पेशली इन केस कि अगर एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट जो है रीजन में शुरू हो जाता है। और इसी न्यूज़ में है कि ईरान ने अपने जो मिसाइल लॉन्चर्स और जो एक्सरसाइजेस हैं वो स्टार्ट कर दी हैं, और उनकी डायरेक्शन यानी कि बॉर्डर की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। सो इंडिकेशन यही है कि ईरान भी तैयारी कर रहा है एक फुल फ्लेज वॉर की अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है। और न्यूयॉर्क टाइम की वही न्यूज़ जो मैंने आपको पहले बताई कि मॉस्को से उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है कि हमें एडवांस रेडार और डिफेंस इक्विपमेंट दें, और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इवन वहाँ से मॉस्को से ये सारा इक्विपमेंट ईरान के अंदर आना शुरू भी हो गया है। सो एक और जगह से देख लेते हैं, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग मिला है कि टेंशन इन द मिडल ईस्ट एस्केलेट, हियर्स व्हाट वी नो। और इसमें उन्होंने कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बोला। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अटैक होता है ईरान के ऊपर तो वो हिजबुल्लाह की तरफ मतलब रास्ते से होगा, यानी ईरान की तरफ से। ये ऑस्ट्रेलियन जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि ईरान डायरेक्टली अटैक करे इसराइल के ऊपर, बल्कि उसके पास हिजबुल्लाह है, उसके पास अंसारुल्लाह है यमन में जो बैठे हैं, और फिर हमास भी जो है वो उनके साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं हमास के भी इस वक्त। तो जो भी वो अटैक करेगा वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, बल्कि वो हिजबुल्लाह के थ्रू अटैक करेगा, और वो वही ऐसा लगेगा कि जो गज़ा इसराइल वॉर चल रही है पिछले 10-11 महीने से उसी की एक्सटेंशन में कुछ हुआ है। और ये अलग बात है, ये जो सारी तैयारी और टेंशन इसलिए है क्योंकि ईरान को भी यही खतरा है कि कहीं इसराइल कोई डायरेक्ट हमला या उसके एलाइज जिनमें US है और बाकी तमाम वेस्टर्न ममालिक है, वो डायरेक्ट हमला तो नहीं कहीं मेरे ऊपर कर लेंगे, उसके लिए वो तैयारी करेगा, लेकिन जो वो अपनी तरफ से रिटेलिएशन करेगा वो कोई डायरेक्ट नहीं करेगा, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली वो हिजबुल्लाह के थ्रू ही करेगा। और इसी में उन्होंने रिमाइंड करवाया कि 1.5 लाख से ज़्यादा मिसाइल्स और वेपन्स के जो एम्यूनिशन के स्टॉक पाइल उनके पास मौजूद हैं हिजबुल्लाह के पास। और पहले तो वो काट्यूशा स्टाइल मिसाइल जो कि जिनकी रेंज जो है वो इतनी लंबी नहीं थी वो यूज़ करते थे, लेकिन अब रिसेंटली जो है पता चला है कि फलक 1, फलक 2 गाइडेड रॉकेट मिसाइल्स, अनगाइडेड रॉकेट मिसाइल्स भी वो यूज़ कर रहे हैं, और उनके पेलोड भी उनके अंदर ज़्यादा है, और उनके पास जो उनकी जो रेंज है वो भी गालिबन ज़्यादा है। और इसी तरह से इन्होंने और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही हैं कि हिजबुल्लाह के पास इस वक्त जो वो यूज़ कर रहा है और जो अपनी दिखाई है उसने कैपेबिलिटीज़, उसके मुताबिक 1500 किलोमीटर रेंज तक की एयर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी उसके पास हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर वो अपने इवन 250 किलोमीटर से लेकर
1500 किलोमीटर्स की रेंज तक के जो मिसाइल अगर वो यूज़ करता है तो वो तमाम इसराइल को कवर कर सकता है। इंटायरिटी ऑफ इसराइल जो है वो वर्चुअली कवर हो रही है इस वक्त हिजबुल्लाह के मिसाइल सिस्टम से। और इवन जो उन्होंने कहा कि अप्रैल में जो ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च किए थे उनसे भी यही पता चला था कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है कि वो पूरे इसराइल के ऊपर कहीं पे भी टारगेट कर सकता है। सो ये चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा दूं कि ईरान कितनी दूर है इसराइल से। बहुत दूर नहीं है, बस जॉर्डन ही उसके बीच में इसराइल और ईरान के बीच में जो ममालिक हैं दो ही हैं, एक जॉर्डन है और एक सीरिया है। और आपको पता है कि सीरिया में तो तमाम जो ईरानियन बैक मिलिशियाज जो हैं वो भरे पड़े हैं। लेबनान के अंदर जो ईरानियन बैक मिलिशियाज हिजबुल्लाह के नाम से वो मौजूद हैं। सिर्फ जॉर्डन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर उन्होंने एंटर नहीं होने दिया ऐसे किसी भी ईरानी मिलिशियस को। लेकिन आप देख रहे हो कि ये वॉर जो है कितनी पॉसिबल है ईरान के लिए, ईरान और इसराइल के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो इसके ऊपर हम मज़ीद नज़र भी रखेंगे। थैंक्स।